हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैनेजमेंट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और उसके बाद कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको वीडियोज मिलेगी। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 4 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो इसके सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हम आज पार्ट 6 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 5 पार्ट में हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन आज फाइनली इस आज के लेक्चर में हम 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बस समझ लो कि बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको आने जरूरी है। तो देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है। चलो भाई स्टार्टअप करते हैं इसका। यहां पर सबसे पहले आते हैं भाई 29वां क्वेश्चन, जो हमें यहां पे बताया जा रहा है। भाई क्या है भाई, एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चलो भाई ठीक है, हमने देख लिया कि नाव जो है शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो यहां पर हम पहले मानेंगे। भाई हल में आए तो यहां पर एक चीज हो रहा है। चलो क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर तो सबसे पहले क्या है, नाव की चाल दे रखी है शांत जल में। उसके बाद कह रहा है यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यानी यहां पर पानी में धारा चल रही है, यानी पानी का फ्लो चल रहा है, धारा चल रही है, और धारा की कुछ ना कुछ गति होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, नाव की चाल, नाव की शांत जल में, शांत जल में चाल। भाई ये हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई ठीक है, ये चीज हमें देखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या है भाई, माना जो धारा की चाल है, धारा की चाल, इसको हमने मान लिया है कि भाई ये है x किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई ठीक है, भाई कुछ भी हमने मान लिया, धारा की चाल कुछ ना कुछ तो रही होगी, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर पुनः उसी जगह वापस आ जाए, यानी कहा जाए कि भाई ये समझ लो नदी है, ठीक है, यहां से बोट चलना शुरू हुई है और पानी का फ्लो इस साइड है, ठीक है, और यहां पर है। अब समझ लो कि बोट चलना यहां से शुरू है। इसने क्या कहा है, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जा रही है। मतलब क्या है, यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर पुनः वापस आए, यानी यहां से मान लो नाव यहां आई है पहले, ठीक है, कितना 30 किलोमीटर, ठीक है भाई, ये यहां से आई और यहां से ये वापस भी गई है, वापस भी गई है। अब दोनों टाइम जाने में, आने में और जाने में कुछ तो समय लगा होगा। तो यहां हमने माना भाई आने में लगा T1 टाइम और जाने में लगा T2 टाइम, और टोटल टाइम कितना लगा है, तो इसने बोला टोटल टाइम जो लगा है वो 4 घंटा 30 मिनट लगा है। तो हमने यहां पर लिख दिया भाई 4 घंटे और 30 मिनट लगाए। भाई ये चीज हो गई हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है, अब एक चीज देखिए भाई, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे में चाल होती है, मतलब डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है, यही होता है। तो वही चीज यहां पर करेंगे। भाई दूरी कितनी है, तो हम देख रहे हैं दूरी है 30 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले T1 की बात करें तो ये विपरीत दिशा में जा रही है। अब विपरीत दिशा की बात करें तो क्या होगा, तो इसको लिखने से पहले हम यहां पर लिख देते हैं नाव की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। तो हम यहां पर लिखते हैं, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हमने लिखा है नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल। भाई नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो नाव की बात कर रहे हैं। अगर ये नाव मान लो यहां से चलते हुए नीचे की तरफ आ रही है और धारा इस तरफ जा रही है, तो क्या होगा भाई, नाव अगर चले और उसकी धारा अपोजिट साइड में चले, तो धारा जो होगी, पानी का फ्लो जो होगा, वो नाव को रोकेगा, यही होगा। और कितना रोकेगा, भाई उतना ही रोकेगा जितना पानी के बस की होगी। बस की का मतलब क्या है, तो बस की का मतलब यह है कि जितनी पानी की चाल होगी, जितनी चाल होगी वो उतना ही रोकेगा उसे, ठीक है। यानी पानी की स्पीड को हम नाव की स्पीड में से घटा देंगे, और नाव की स्पीड कितनी थी, 15 थी, और पानी की स्पीड को हमने माना था कितना, x था। तो यहां पर हमने ले लिया भाई, अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो 15 - x होगा, ठीक है भाई, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
ये हो गया। अगर वही मैं कहूँ यहाँ पर नाव की धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, भाई कितना होगा? अगर सेम चीज, अगर नाव यहां से उस तरफ जाने लगे, भाई आके जब वापिस आएगा तो वापिस जाने की बात करें तो भाई नाव इधर जा रहा है और पानी भी उधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो भाई क्या करेगा? नाव को पानी धक्का देगा, और कितना धक्का देगा? जितनी नाव के पानी की चाल होगी, यानी कि उसमें पानी की चाल जुड़ जाएगी, नाव की चाल में पानी की चाल जुड़ जाएगी, यानी हम कह सकते हैं 15 प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया, हमने इसके थ्रू यहाँ पर समझ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद टोटल तय की गई दूरी क्या है? तो भाई एक साइड में की बात करें, तय की गई दूरी ठीक है, तय की गई दूरी की बात करें तो भाई किसमें? विपरीत दिशा में। भाई तय की गई दूरी विपरीत दिशा में कितनी है? तो 30 किलोमीटर है। चलो भाई ठीक है, और अगर कहा जाए भाई धारा की दिशा में ही कहा जाए तब, तो भाई तय की गई दूरी धारा की दिशा में जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इसमें भी सेम ही तो है, क्योंकि जितनी दूर जाएगा उतनी दूरी तो वापस आएगा, सेम टू सेम होगा। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां से हमें पता है, जैसे कि अभी लिखा था T1 प्लस T2, भाई टोटल टाइम कितना आ रहा है? तो 4 घंटे और 30 मिनट था, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 घंटे और 30 मिनट आ गया। भाई ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करके इतना इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो भाई सब बोर्ड के अकॉर्डिंग अलग है। भाई कुछ जगह पे 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं, और कुछ जगह 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। तो जहां पर 4 का मैक्सिमम होता है तो वहाँ 4 का आएगा, जहाँ 6 का मैक्सिमम होता है वहाँ 6 का आएगा। और 6 का आने के लिए आपको पूरी स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे अंक मिल पाएंगे। ओके, चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा T1 प्लस T2 बराबर में 4 घंटे और 30 मिनट में हम यहाँ पर इसको तय कर पा रहे हैं। तो भाई T1 की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है? धारा के विपरीत दिशा की बात है, और टी का फॉर्मूला था हमारे पास जो कि है दूरी बटे में समय चाल होता है, भाई यही होता है। तो यहां से हम इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? भाई यहाँ की बात करें तो भाई इसमें देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई T1 जो है वो आएगा कितना? 30 बटे में, भाई इसमें बात करें सबसे पहले ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो भाई क्या होगा? दूरी बटे में समय, इसकी दूरी बटे में समय चाल होगा। तो चाल क्या हो रहा है भाई? विपरीत दिशा की बात करें तो 15 माइनस एक्स होगा, और इसकी बात करें धारा के साथ चल रहा है तो 15 प्लस एक्स होगा, और जो भी है टोटल 4 घंटे लग रहा है, और प्लस में आधा घंटा है। भाई यहाँ कितना है? 30 मिनट मतलब आधा घंटा है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसी को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ रहा है? तो भाई 15 माइनस में एक्स और 15 प्लस में एक्स, यही आएगा। ठीक है भाई, ये इससे गुना होगा, और इसमें भी हम क्या करते हैं भाई? कर देते हैं गुना, 15 प्लस में एक्स आएगा। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30, और 15 माइनस में एक्स आएगा। ठीक है भाई, इधर की बात करें तो एलसीएम 2 आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा, और प्लस में 1 आ गया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई 30 कॉमन आ रहा है इसका, तो 30 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा? तो भाई 15 प्लस में एक्स प्लस में 15 और माइनस में एक्स। ठीक है, नीचे की बात करें तो a माइनस बी a प्लस बी, यानी 15 का वर्ग माइनस में एक्स का वर्ग आ रहा है, और इधर की बात करें तो 9 बटे में और 2 आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गई है। यहाँ कुछ कट रहा है तो भाई कट रहा है बिल्कुल, इससे ये कट गया, और 15 15 30 आ गया, यानी हमने देख लिया ये 30 गुने में 30 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? नीचे वाली चीज़ ये उठ के इधर जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 15 का स्क्वायर 225 माइनस में एक्स का वर्ग आएगा। ठीक है, ये आ गया, और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, भाई नीचे लेके आ गए। ठीक है, और जो नीचे है वो ऊपर आएगा, तो यहाँ ऊपर लेके आ गए। भाई इतनी चीज़ें हमने कर दी। ठीक है, इसको नीचे वाले को ऊपर भेजा, ऊपर वाले को नीचे भेजा, और इस नीचे को इधर भेजा, जिससे x हमारा ऊपर आ गया, क्योंकि हमें x ऊपर चाहिए था, x नीचे नहीं चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाले x को उठा के ऊपर लेके चले गए। डन। चलो भाई ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट रहा है, तो यहाँ देखा 3 तिया 9, 3 दाएँ 30, 3 दाएँ 30, यह आ गया। 10 दाएँ 100, 100 दूनी 200 आ गया। ठीक है, और बराबर में कितना है? 225, और माइनस में x का वर्ग है। चलो भाई ये चीज़ आ गया। इसमें 200 को उठा के इधर देखते हैं, और x के वर्ग को उठा के इधर ले आते हैं, तो भाई यहाँ से क्या आएगा? तो x का वर्ग इधर आ गया, और इधर 225 है, और माइनस में 200 आ गया। ठीक है, इसको माइनस किया तो कितना आएगा भाई? 25 आ गया, जो कि x का वर्ग है, और x वर्ग हटाएंगे तो यह आ जाएगा भाई अंडर रूट में 25 आएगा, और जो कि प्लस और माइनस के साथ आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ याद रखना कि भाई एक्स हमने क्या माना था, तो चाल माना था, और चाल कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, जब चाल नेगेटिव नहीं होती तो ये वाला रूल जो लगाएंगे एक्स स्क्वायर वाला, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस में रहेगा, और रूट 25 क्या होता है, तो 5 होता है। यानी हम देख सकते हैं एक्स को क्या माना था, धारा की चाल मानी थी, और धारा की चाल हमारी कितनी आ गई है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। भाई ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें ज्ञात करना था, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, और वो हमारा ज्ञात हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई धारा की गति, यहाँ पर लिखेंगे तब धारा की गति कितनी है भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, धारा की गति कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है आपको। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब से चलता है। मान लो उसकी फ्लाइट 4 बजे की थी, लेकिन वो क्या है 4:30 बजे चलती है। चलो भाई ठीक है, आधा घंटा लेट चल गई वो। तो अब क्या कह रहे हैं, यदि इसे अपने गंतव्य स्थान तक, मतलब जहाँ उसे पहुँचना था वहाँ तक पहुँचने के लिए 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना था, मतलब 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। भाई कहीं दूर जाना है, 1500 किलोमीटर जाना है। चलो भाई ठीक है, सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल जो है सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी, मतलब उसको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। कितना, 250 किलोमीटर इंक्रीज करना पड़ा। उसके बाद 250 किलोमीटर जैसे उसने इंक्रीज किया, तब जाके वो क्या कर रहा है, हवाई जहाज के समान इंक्रीज करना पड़ा, तब जाके वो सेम टाइम पे वो पहुंच पाया। चलो भाई ठीक है, तो प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। तो हवाई जहाज का सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि सही समय पर पहुंचने के लिए उसने 250 किलोमीटर बढ़ा दिए। ओके चलो, अब यहाँ पर इसने कहा है हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करनी है, तो भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने माना हवाई जहाज की चाल। भाई हवाई जहाज की चाल हमने मान ली कितनी भाई, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ठीक है भाई, ये हमने मान लिया हवाई जहाज की कुछ चाल है जो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसमें हम मानते हैं हवाई जहाज द्वारा लिया गया समय ये हमने मान लिया भाई टी टाइम ले लिया, जो नॉर्मली उसको लेना था वो टी टाइम हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे में चाल होती है भाई, यही होता है। तो भाई ठीक है, इसको लेके करें, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पर हम देखेंगे तय की गई दूरी ये कितनी है, तो तय की गई दूरी की बात करें तो ये हमारे पास है भाई 1500 किलोमीटर। भाई टोटल 1500 किलोमीटर इसको तय करना है। चलो भाई इतनी बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें पता है कि स्पीड में इंक्रीज हुआ है कितना, 250 किलोमीटर। भाई 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसको इंक्रीज किया गया है। यानी अगर वो नॉर्मली चलता, अगर उससे वो आधा घंटा लेट ना होता, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि टी टाइम उसको लगता कब भाई 150 किलोमीटर जाने में, सॉरी 1500 किलोमीटर जाने में एक्स की स्पीड से, यही लगता। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि भाई आधा घंटा लेट हो गया है, मतलब उसे अब आधे घंटे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अब आधा घंटा जल्दी पहुंचना यानी अब कहा जाएगा टी माइनस में 1/2 है, और बराबर में सेम 1500 किलोमीटर चलना है, लेकिन अब की उसने चाल बढ़ा दिया है कितना, 250 किलोमीटर। भाई ये समीकरण बन गई। ये तो नॉर्मल था, ऐसे ही होता था कि भाई डेली ऐसे जा रहा है, लेकिन अब की बार क्या हुआ, आधा घंटा लेट है तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी, तब जाके वो पहुंच पाएगा। ठीक है, अब यहां से टी का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 हो गया। समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखा गया। तो यहां पर लिखते हैं भाई, यहां पर लिख दिया हमने समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 2 में रखा गया।
ठीक है भाई, समीकरण 1 से हमने टी का मान समीकरण 2 में रख दिया है। अब भाई रखने पे क्या होगा, तो टी का मान इतना है, इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे। रखने के लिए हम कह सकते हैं भाई 1500 बटे में x माइनस में हाफ बराबर में 1500 बटे में x प्लस में 250। भाई ये आ गया। इस 1/2 को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 1500 बटे में x माइनस में 1500 बटे में x प्लस में 250 बराबर में 1/2। भाई ये होगा, माइनस वाला इधर जाके प्लस होगा, प्लस वाला इधर जाके माइनस होगा। इसमें से हम कह सकते हैं भाई 1500 जो है 1500 इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो भाई मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये बच गया 1/x माइनस में 1 में x प्लस में 250। ठीक है, बराबर में कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या आ रहा है भाई, इसका एलसीएम x और x प्लस 250 आ रहा है। ठीक है, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये x प्लस में 250 आएगा, माइनस में ये इधर जाएगा तो ये x आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है कितना 1500 और इक्वल टू में आ रहा है 1/2। चलो भाई ये चीज़ आ गई, डन। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x से x कट गया। ठीक है, नीचे वाले को उठा के इधर भेजेंगे और इस नीचे वाले को उठा के इधर भेजेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई हमने देखा ये 1500 है। ठीक है, गुने में 250 है, गुने में कितना है तो 2 है, बराबर में ये आ गया x का वर्ग प्लस में 250x। ठीक है भाई ये चीज़ आ गया, डन। अब इसमें देखते हैं भाई कैसे कैसे क्या चीज़ होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, गुना करते हैं इसको, तो भाई ये आएगा कितना 500, 1500 गुने में 500 बराबर में x का वर्ग प्लस में 250x। इसको गुना करें 15 बच्चे 75 होता है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को लिख सकते हैं x का वर्ग प्लस में 250 माइनस में 15 बच्चे 75 होगा, और इसके साथ लिख सकते हैं 1 2 3 4 0। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया, डन। अब इसको देखते हैं भाई, इसका गुणनखंड कैसे किया जाए जिससे कि x का मान निकाला जा सकता है। अच्छा यहाँ पर x भी है, ये x भी है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखेंगे भाई कैसे इसको किया जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ, इसको कर सकते हैं, तो ये भाई क्या हो जाएगा भाई 75 की बात की जाए तो 75 को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे भाई 5 से किया, तो भाई ये आ गया कितना 5 एकम 5 पचम 25, फिर 5 से किया तो भाई 3 आ जाएगा, और 3 से किया तो 1 आ जाएगा। भाई ये चीज़ हो गया। उसके साथ क्या जीरो लगे हुए, 4 जीरो लगे हुए। भाई इसमें ही देख लेते हैं क्या इससे हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा भाई 5 या 15, और 15 और 5 तो नहीं हो पाएगा, और पचम 25 में से ये भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई 1 0 लेके चलते हैं। भाई ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है, इसके हम क्या कर रहे हैं कि भाई 1 0 लेके चल रहे हैं, या फिर 2 0 लेके चल लेते हैं, 2 0 लेके चल लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो किससे हो रहा है, तो भाई यहाँ से 5 से किया तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 से किया 5 चौक 20 हो गया, फिर 2 से किया तो 2 हो गया, और 2 से किया तो 1 हो गया। भाई ये चीज़ हमारे पास हो गई। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये बराबर हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखा भाई पचम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, और ये 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 और 125, तो ये तो नहीं आ रहा 250। ठीक है, नहीं आ रहा 250, 250 की बात हमें लानी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई पचम 25 या 75, चलो ये वाला 75 देख लिया, और यहाँ की बात करें पचम 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 आ गया। अब भाई यहाँ पर देखें हम 100 में से 75 25 आ रहा है, यानी बिल्कुल सही। यानी देखो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हमारे पास, कैसे आ गया भाई 100 में से 75 गया तो 25 आ रहा है, 1 0 हमने कम लिया है, यहाँ पे कम लिया है। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे लेता हूँ भाई 100 और 75 याद रखना। ठीक है, यहाँ की बात करें तो भाई ये हमारे पास आ रहा है x का वर्ग, प्लस में 100 लिखा था, 1 0 कम था तो 1000 लिखेंगे, और माइनस में ये आएगा कितना भाई 75 मतलब 750x, और माइनस में 75 1 2 3 4 0। ठीक है, ये आ गया। जब इसको हम गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है भाई, देख लेना 75 को हमने जैसे अभी देखा था भाई 75 को 100 से गुना किया तो हमारा 75 100 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। तो 1 1 0 दोनों में एक्स्ट्रा करोगे तो भाई यहाँ पर भी 2 0 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो भाई उसी तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो यहाँ हमने देख लिया 1000 और 750, ये आ गया, डन। अब इसमें कॉमन लेते हैं तो भाई क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमने कॉमन लिया तो भाई ये आ रहा है भाई x प्लस में 1000 आ गया। ठीक है भाई, इसके अंदर मैंने अगर 750 माइनस का कॉमन लिया तो भाई यहाँ पर क्या आ रहा है तो x आ रहा है, और प्लस में आएगा भाई, माइनस तो कॉमन ले लिया तो प्लस ही आएगा। अब 750 कॉमन लिया है तो 3 0 बच गया, मतलब 1000 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि भाई ये और ये सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है मतलब हमने गुणनखंड सही किया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या, भाई लिखा x प्लस में 1000
ठीक है, और यहाँ पर लिखा x माइनस में 750 लिख दिया, ठीक है, और बराबर में 0। अब दोनों के सामने बराबर बराबर में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई x प्लस में 1000 बराबर में 0 और x माइनस में 750 इसके बराबर में 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे जो कि आएगा माइनस 1000 आएगा और x का मान जो आएगा वो 750 आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब x को हमने क्या माना था, तो x को हमने यहाँ पर देख लीजिए भाई, x को हमने माना था हवाई जहाज की चाल, जो नॉर्मल उसकी चाल थी वो हमने x मानी थी। तो यहाँ पर हमने देख लिया उसकी चाल कितनी आ गई, 750 आ गई, और चाल क्या आई है, माइनस में 1000 है। तो क्या कभी भी माइनस में चाल हो सकती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में चाल नहीं हो सकती कभी भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहाज की चाल, ठीक है ना, नेगेटिव जो है यानी माइनस कह सकते हैं, नहीं हो सकती, ठीक है भाई, कभी भी नेगेटिव यानी माइनस नहीं हो सकती। तब x का मान कितना होगा, एक मिनट भाई, तब x का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति आवर, या फिर इस x को ना लिख के पूरा लिख दें। तब जहाज की चाल जो है वो कितनी आ रही है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, ठीक है। तो क्या हमें ज्ञात करना था, तो हमें ज्ञात करना था हवाई जहाज की सामान्य चाल जो कि 750 किलोमीटर आ गई है, और यही इसका आंसर है। डन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर डील किया गया है, कैसे हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ के समीकरण बनाई है। तो ये समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। और भाई यहाँ पर ये इस तरह के ये जो हमारा दूरी समय चाल ये जो होता है इसके आधार पर क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर कैसे हमने निकाला ये आपने देख लिया, और अब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कहा जाए तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का होगा। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह हमें दे रखा है, 1 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का 8 गुना थी। भाई 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, पहले हल में आते हैं, और यहाँ पर मैंने पहले माना, ठीक है, आदमी की आयु भाई आदमी की आयु मैंने मान ली है x वर्ष, ठीक है भाई, x वर्ष हमने आदमी की आयु मान ली। ओके, इसने ये कहा है पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु के 8 गुनी थी। अच्छा, क्या करते हैं, आदमी की आयु को x मान लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, पुत्र की आयु को मैंने मान लिया, इसको हमने y मान लिया, ठीक है, y मान लिया, अब y वर्ष मान लिया। अब भाई x और y आ गया, लेकिन इस y को खत्म करना है, और वो कैसे खत्म होगा, तो यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन में क्या रखा है, आदमी की आयु जो है, ठीक है, वो अपने पुत्र की आयु क्या थी भाई, पुत्र की आयु y है, उसके 8 गुना थी। भाई किसने कहा, आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु के 8 गुना थी, ठीक है। लेकिन कब की बात है, तो ये बात है 1 साल पहले की बात है, यानी कि अब क्या करेंगे, 1 साल पहले की बात कर रहा है, यानी इसमें से एक घटाया जाएगा भाई, यहाँ भी और यहाँ भी। भाई 1 साल पहले भाई उसका पिताजी जो था वो आदमी था, जो आदमी था उसकी आयु भी 1 साल कम होगी भाई, अभी से 1 साल कम होगी, बिल्कुल होगी, 1 साल पहले की बात है तो। और जो उसका पुत्र है उसकी आयु भी 1 साल कम ही रही होगी, तो वो ये कर दिया, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है x माइनस वाई बराबर में 8y माइनस में 8 आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। ओके, अब इसको मैं लिखता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये आ रहा है हमारे पास x माइनस में, इसको इधर लाया तो भाई ये आ गया हमारे पास 8y माइनस में 8y और प्लस ये इस साइड आएगा तो कितना, अच्छा ये कहाँ से आ गया, ये हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, क्या भाई 1 आएगा यहाँ पे, इस 8y को इधर लाए तो x माइनस में 8y, ठीक है, इस माइनस 8 को इधर लाएंगे तो प्लस 8 आएगा, बराबर में 0 आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं x माइनस में 8y और प्लस में 7 बराबर में 0। भाई ये आ गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, तो वर्तमान में उसकी आयु, मतलब जो आदमी है उसकी आयु उसके पुत्र के आयु का वर्ग के बराबर है, यानी क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वर्तमान में x जो है वो y के स्क्वायर के बराबर है, ये हमें कह रखा है, डन। और इसने क्या कहा, x जो है y के स्क्वायर के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ x है उसकी जगह y स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पर ये समीकरण 1 रखा और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे x का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है भाई, x के मान को समीकरण 1 में रखा गया, तो 1 में रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y का वर्ग माइनस में 8y प्लस में 7 बराबर में 0। अब इसको करना है गुणनखंड, और कैसे होगा गुणनखंड, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब इसको ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर तो 8 है और गुना करने पर हमारा 7 है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, तो भाई हम कर सकते हैं 7 और 1 जोड़ोगे तो 8, गुना करोगे तो 7, भाई यही आ रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर माइनस में 7y माइनस में y प्लस में 7 बराबर में 0। भाई इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 आ रहा है और 7 एकम 7 ही आ रहा है, भाई बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा तो क्या आ रहा है भाई, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, पहले वाले में तो y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया, ठीक है। बच गया हमारा y माइनस में 7, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई माइनस से कुछ नहीं, मतलब माइनस मतलब 1 कॉमन आएगा, और माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो भाई माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस में 7 और बराबर में 0 है। भाई सेम आ रहा है दोनों, तो भाई बिल्कुल सेम आया तो इसको भी एक बार ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। और ये बच गया y माइनस में 1 बराबर में 0 आ गया, यहाँ से लिखते हैं y माइनस 7 बराबर में 0 करेंगे और y माइनस 1 बराबर में 0 करेंगे, और y का मान कितना आ गया 7 आ गया और y का मान आ गया 1 आ गया, भाई ये चीज़ आ गई। अब हमने y को क्या माना, तो y हमारा पुत्र था, पुत्र की आयु y थी, ठीक है, और x जो सॉरी पुत्र की आयु y थी और y के 2 मान निकले, यानी पुत्र जो है वो 1 वर्ष का भी हो सकता है 7 वर्ष का भी हो सकता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर तो 1 और 7 आ गई है, तो उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको उठाकर किसी भी समीकरण इसमें या इसमें रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं y का मान 1 इसमें रखता हूँ तो y अगर 1 रखेंगे तो x कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, यानी इसमें ये हो रहा है पिता और पुत्र की आयु 1 हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई पिता भी 1 साल का और पुत्र भी 1 साल का, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई वाई का थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि भाई आप इसको आंसर नहीं लिख सकते कि पिता भी 1 साल का और पुत्र भी 1 साल का, दोनों को नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप 1 को नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह संभव नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे जब y बराबर 1 है तब x बराबर भी 1 होगा, यह संभव नहीं है। नहीं, चलो भाई ठीक है, ये संभव नहीं है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, जब पुत्र की आयु y बराबर 7 है, 7 वर्ष है, तब पिता की आयु, या फिर आदमी लिख सकते हो या पिता लिख सकते हो, ठीक है, आदमी लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में लिखा है, आदमी की आयु ये कितनी होगी, तो भाई वो होगी 7 का वर्ग, जिसे हमने x माना था, जो कि क्या होता है y का स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग होगा, यानी ये 49 वर्ष का होगा, ठीक है। पिता जो होगा 49 वर्ष का होगा और बेटा जो होगा वो 7 वर्ष का होगा, यही इसका आंसर होगा। डन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो 3√5 है। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो बात करें भाई समकोण त्रिभुज की जैसा होता है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया और यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। इसने कहा है समकोण त्रिभुज का कर्ण जो हो 3√5 है। कर्ण कौन सा होता है, तो 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, यानी 3√5 है, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब इससे कह रहा है यदि इसके शेष 2 भुजाओं में से छोटी को 3 गुना व बड़ी को 2 गुना करें तो नया कर्ण जो है वो 15 सेंटीमीटर का लंबा होगा, ठीक है भाई। तो अब इसने कहा प्रत्येक भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो भाई इसमें आते हैं भाई हल में, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको अगर मैं x मानता हूं और इसको y मानता हूं तब क्या होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, भाई समकोण कोण बी पर है, ठीक है भाई, कोण बी पर समकोण है। अब कोण बी पर अगर ये समकोण है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा वो इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का वर्ग
प्लस में y का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग जो है वो 3√5 के वर्ग के बराबर होगा। चलो भाई ये ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, तो इसको देखा तो ये हमारे पास आ गया भाई 3 3 9, और देखो 3 का वर्ग 9 होता है, √5 का वर्ग सिर्फ 5 ही होता है, और 9 पंचे 45 होगा, यानी हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या रखा है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर क्या चीज़ें क्या क्या रखा है कि भाई अगर मैं छोटे को 3 गुना व बड़े को 2 गुना कर दूँ, यानी छोटे की बात करें कोई भी हो सकता है, छोटे को 3 गुना और बड़े को 2 गुना कर दें तो ठीक है भाई, तो उस कंडीशन में इसका कर्ण जो है वो 15 आएगा, यानी कर्ण 15 आएगा, मतलब हम कह सकते हैं ये 15 आ जाएगा। और ये जो रिलेशन होता है वो वर्गों के साथ होता है भाई, समकोण है तो इनके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होगा भाई, ये चीज होगा। डन। अब यहां से देखा जाए तो ये आ रहा है 9x का वर्ग प्लस में 4y का वर्ग और बराबर में 225 होगा भाई, ये चीज आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस समीकरण से इस समीकरण को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम देख सकते हैं भाई यहां पर x का वर्ग है, ठीक है, x का वर्ग आ गया और ये आ गया, ठीक है, दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई सॉल्व करने की बात करें तो हमें तो क्या करना है, हमें यहाँ पर इसमें से x का मान निकालो और इसके अंदर डाल दो। तो भाई यहाँ से मैंने x का मान निकाला, यह आ गया 45 माइनस में y का वर्ग आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास। भाई यहाँ से हमने इसको उठा के इधर भेजा तो ये आ गया, उसको उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा भाई, x की जगह तो 9 और 45 माइनस में y स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर में 225 है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसको अगर मैं अंदर गुना करता हूँ तो कितना होगा ये, तो भाई 9 को 45, 9 बचे 45 और 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 40 आ जाएगा भाई, 405 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। अब उसके बाद भाई 9 को इससे गुना करेंगे तो 9y स्क्वायर आएगा और प्लस में 4y स्क्वायर आएगा और बराबर में 225 आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 माइनस का प्लस का 4 है, तो -9 + 4 अगर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, तो भाई ये -5 आएगा भाई, -5 आएगा। अब -5 ये आ गया, -5 वर्ग ये आ गया, उसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे, उसको इधर ले आएंगे। तो भाई अगले स्टेप में इसमें यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा भाई 9 -9 और 4 ये कितना आ रहा है, तो भाई 405, एक मिनट, माइनस में 5y का स्क्वायर बराबर में 225 आ रहा है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो 405 माइनस में 225 और बराबर में 5y का स्क्वायर ये आएगा। ठीक है भाई, 5 ही आ रहा था हमारे पास, तो बिल्कुल ठीक है, -5 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई 225 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 180 और बराबर में y का स्क्वायर और 5 को उठा के नीचे ले आते हैं भाई, कितना आ रहा है 5 या 15, 5 6 30 यानी 36 आ रहा है, और ये y का वर्ग है, वर्ग घटाओगे तो √36 आएगा। और प्लस माइनस हम क्या कर सकते हैं भाई, y हमने क्या माना था, तो y हमने इसकी दूरी मतलब इसकी भुजा मानी थी, और भुजा कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम इसको माइनस में नहीं ले सकते। और यहाँ से y का मान कितना आ गया, तो y का मान 6 आ गया। चलो भाई ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y का मान 6 आ गया। और इसमें क्या लिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो हाँ सेंटीमीटर ले लेते हैं भाई, y का मान 6 मतलब 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इस 6 को उठाकर, y के मान 6 को उठाकर हम किस समीकरण में रखें, तो इस समीकरण में रख दे, इसको 1 मान लिया मैं समीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, y के मान को समीकरण 1 में रखा गया। तो यहाँ पर अगर मैं y का मान रखता हूँ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई x का वर्ग जो है वो बराबर हो जाएगा किसके भाई, 45 माइनस में भाई 45 माइनस में 6 का वर्ग, ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग बराबर में 45 माइनस में 36 लिखा, जो कि आ गया 9, और x का वर्ग है और x का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये लिख दिया हमने, तो x 3 आ गया। और हमने x क्या माना था, x छोटी भुजा मानी थी और y बड़ी भुजा, तो छोटी 3 है, बड़ी भुजा 6 है। डन। क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई बड़ी भुजा 6 है और छोटी भुजा 3 है, यहाँ पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे आंसर आ चुके हैं और ये आ गया। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन किस तरीके से करा वो आपने देखा यहाँ पे कि हमने कैसे स्टेटमेंट से समीकरण बनाई और इसको सॉल्व किया है। डन। तो इसी तरह से आपको करना है, तो भाई प्रैक्टिस करो, चीज़ें आपके लिए भी आसान होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो भाई ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ।
एक मिनट। हाँ जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक शतरंज के बोर्ड, एक शतरंज का बोर्ड है जिसमें 64 एक समान वर्ग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक शतरंज का बोर्ड मैंने बनाया भाई, कुछ इस तरीके का बोर्ड है हमारे पास। ठीक है भाई, ये शतरंज का बोर्ड हो गया जिसमें 64 है। 64 मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 8 आ गया भाई। ये कुल 64 डिब्बे बन गए। मैंने कैसे बनाया, तो भाई 64 डिब्बे मतलब 8 बाई 8 का होना चाहिए, तो 8 के बॉक्स बना दिए। डन। ठीक है, अब इसने कहा है प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 6.25 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी अगर मैं इस वर्ग की बात करूँ, ये मान लो वर्ग जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसने कहा यदि बोर्ड के चारों ओर बाउंड्रीज जो है 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, मतलब ये जो बॉक्स बनाया गया है, ये जो बॉक्स बनाया गया है, तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाया है। इसके ये जो आपका पास जो इसका चेस बोर्ड है वो कुछ बड़ा बोर्ड है। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है कि दो बाउंड्री जो है वो 2-2 सेंटीमीटर की है। यानी ये जो इसका गैप है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर का। ये जो इसका गैप है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सेम गैप यहाँ पर भी है, कितने का, 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर भी है भाई 2 सेंटीमीटर का। चलो भाई, ये चीज़ हो गई हमारे पास। ओके, अब इसने क्वेश्चन में ही क्या कहा है, तो कहा है तो शतरंज बोर्ड की भुजा ज्ञात कीजिए। जो शतरंज का बोर्ड है उसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब पूरे की भुजा, यानी ये वाला एक्स हमें ज्ञात करना है, ये एक्स हमें ज्ञात करना है। डन। चलो भाई ठीक है, देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पे हल पे आते हैं। तो हल में आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई शतरंज का जो सबसे छोटा वाला बॉक्स है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो भाई 6.25 वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक वर्ग, शतरंज जो है, शतरंज के प्रत्येक वर्ग की, इसमें शतरंज के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जो कि हमें दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। भाई ये हमें दे रखा है, जैसे कि आप लोग देख पाते हो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई वर्ग है, वर्ग का मतलब भुजाएं बराबर होगी। यानी हम बात करें अगर इसमें, तो अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर बराबर में 6.25, तो क्या ये गलत होगा, तो भाई बिल्कुल ठीक होगा। यानी इस एक्स से हमें निकला, एक्स को एक्स ना ले, हमें एक्स तो इसको ले चुके हैं, तो इसको हम कुछ और लेंगे, कुछ और क्या, वाई ले लेते हैं। और मान लो कि ये जो छोटा वाला है इसकी भुजा जो है वाई है, भाई ये भुजा जो है वाई है। ठीक है, अब इस y के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो y का वर्ग करोगे तो बराबर ये है, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है या फिर भुजा का वर्ग होता है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। डन। अब यहाँ से y का मान हम ज्ञात करेंगे, तो ये आएगा रूट में, जो कि 6.25 है, और हमें पता है कि 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है। ठीक है भाई, ये इसका होता है, तो भाई ये किसका वर्ग होगा, तो ये जाहिर सी बात है, एक पॉइंट कम कर दो भाई, 2.5 का वर्ग होगा। तो यहाँ से हमने y का मान देख लिया 2.5, मतलब हमने यहाँ पर देखा ये आ रहा है 2.5। डन। चलो भाई ठीक है, अब ये जब ये हमारे पास आ गया, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि इतने, इसमें कितने बॉक्सेस हैं भाई, अगर जानना चाहें कितने, तो भाई 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इसमें 8 वर्ग की लंबाई कितनी होगी, तो भाई ये होगा 8 गुने में 2.5 होगा। ठीक है, इसे कहेंगे 8 दूनी 16 4 20, भाई 20 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या, कि भाई इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई यहाँ पर है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये हमारी ये 20 सेंटीमीटर लंबाई होगी इसकी। डन। चलो भाई ठीक है, अब ये हमारा 20 हो गया है, और इस हमें चाहिए इस पूरे शतरंज बोर्ड का की भुजा चाहिए, वही चाहिए हमें, क्या भाई शतरंज बोर्ड की भुजा ज्ञात करनी है। तो ये अगर 20 का है और ये कितने का है, तो ये 2 है और ये 2 है भाई, ये चीज़ें। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, तो भाई लिखेंगे तब शतरंज के बोर्ड का, तब शतरंज के बोर्ड की भुजा, भाई शतरंज के बोर्ड की भुजा क्या होगी भाई, तो उसको हम लिख सकते हैं 20
प्लस में 2 जो कि हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये हमारा यहाँ पर ज्ञात होता है 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया भाई किस तरीके से हमने इस पूरे बोर्ड की भुजा ज्ञात करी, ठीक है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ नहीं थी, बस समझने वाली चीज़ थी कि हम इसको बनाएं कैसे और कैसे हम एक पॉइंट को निकालें। मतलब मेन पॉइंट था कि एक हिस्से को निकालना, ये निकालना, और आपको समझना था कि अगर वो वर्ग दिया हुआ है यहाँ पे तो हम उसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा भाई आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। उसके बाद भाई ये सेशन तो यहाँ पर खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए और भी वीडियोस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और बाकी मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है क्या भाई www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, मतलब क्या सुविधाजनक आपके लिए बातें हैं, तो यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरा कोर्स बिल्कुल मिलने वाला है अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई यहाँ पर अलग अलग सेक्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि देखते हो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी नीचे आओगे तो बहुत सी चीज़ें भाई क्या है, स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE नीट यूपीएससी, यानी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी अब इनमें से कोई भी कोर्सेज अगर आपको करना है या फिर आपके जानकार में किसी को करना है तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर बहुत से कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ओके, तो इसको कैसे पढ़ा जाए तो इसके बारे में बताने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में तो भाई हिंदी पे क्लिक करोगे, आप लोगों को कक्षा 10वीं में तो कक्षा 10वीं पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप देखोगे भाई 10वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे आपको अवेलेबल दिख जाएंगे यहाँ पे। अब जब सारे टीचर्स आपको यहाँ पर विजुअल दिख जाते हैं, इसका मतलब क्या है, तो भाई इसमें से अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने, ठीक है। और वो कैसे, तो मान लो आपको मैथमेटिक्स का कोर्स स्टडी करना है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें भाई क्या है, पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल हैं। इन चैप्टर्स में क्या क्या है भाई, इस चैप्टर पर जैसे आप किसी चैप्टर पर क्लिक करोगे कि वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और लिस्ट में आपको दिखेगा भाई क्या क्या किस किस तरह की वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई सबसे पहले आप देखोगे तो भाई कोई भी चैप्टर पर क्लिक करोगे तो एक उसका मिलेगा कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें उसके पूरे बारीकियों को समझा रखा है। यानी कि अगर आपने उस कॉन्सेप्ट वीडियो को ढंग से देखा तो उसके बाद उस चैप्टर में के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो उसके बाद के क्वेश्चन रिविजन के लिए हमने सबसे बेस्ट बुक जो आपकी NCERT है, पूरे NCERT का सॉल्यूशन आपको करवाया है, जो कि उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली और परिमेय है तो परिमेय को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, ठीक है। और उसके बाद पूरे चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा, यानी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका रिवाइज करके आपको आपके सामने होगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप भी चाहते हो एग्जाम टाइम पे कोई एक वीडियो मिल जाए जिसमें पूरा चैप्टर रिवाइज जाए बढ़िया तरीके से, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है। ओके, उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है भाई MCQs भी आने लग गए हैं, तो MCQs की पूरी सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है हर एक चैप्टर की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। करना जस्ट आपको ये है कि इन वीडियोस पर क्लिक करो और यहाँ पर जो वीडियो की लिस्ट आएगी, जो भी वीडियो आपको देखना है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जो कि 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको तो फायदा मिल ही रहा है, उनको फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।